Yes, good morning 12th class. चैप्टर नंबर 15 नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स चल रहा था अपना। इससे पहले हमारी यूनिट चल रही है नेशनल इनकम। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हम क्या कर चुके हैं। तो चैप्टर 14 हमने किया था। चैप्टर 14 था बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम क्या होती है उसका बेसिक कंसेप्ट हमने चैप्टर नंबर 14 में रीड किया था। क्या होती है नेशनल इनकम? तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको नेशनल इनकम का मीनिंग बताया था। मैं दोबारा से लिख देती हूँ। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम earned by a normal resident of a country in an accounting period of the year। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? अकाउंटिंग ईयर होगा। तो नेशनल इनकम क्या होती है हमारी? नेशनल इनकम इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम अर्न बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग पीरियड। जब हमें नेशनल इनकम को टर्म करना होगा तब हम क्या बोलेंगे कि नेशनल इनकम क्या है? सारी फैक्टर इनकम का सम है जो किसने अर्न की है? अर्न बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट, जो नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न किया है। कब? किसी कंट्री के इन एन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड में। इट मीन्स कि ये क्या है? एवरी ईयर काउंट की जाती है, एवरी ईयर काउंट की जाती है। सेकंड, टोटल फैक्टर इनकम का सम है। ये क्या होता है? फैक्टर इनकम समझ चुके थे, अभी रिवाइज करवा देती हूँ। और किसने? जरूरी क्या है कि नॉर्मल रेजिडेंट ने ही अर्न की हो। नॉर्मल रेजिडेंसी क्या है? इसकी फीचर है कि जो भी नॉर्मल रेजिडेंट आपका अर्न करेगा उसी को ही हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। आगे जब अपन 15 चैप्टर पे आए थे तो हमने देखा था डोमेस्टिक इनकम का कंसेप्ट और नेशनल इनकम का कंसेप्ट। तो नेशनल इनकम की जब हम बात करेंगे तो बेस होता है नॉर्मल रेजिडेंसी, और डोमेस्टिक में तो आपका जोग्राफिकल बाउंड्री आपका था। आगे और दोबारा रिवाइज करवाते हैं। तो देखिए अब इसमें हमारे दो फीचर थे समझने वाले। फर्स्ट इज फैक्टर इनकम एंड सेकंड इज नॉर्मल रेजिडेंसी। फैक्टर इनकम क्या होता है? तो हमारे इकोनॉमी में टोटल कितने सेक्टर्स होते हैं? तो टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में। कौन कौन से? फर्स्ट इज हाउस होल्ड, सेकेंड इज बिजनेस, थर्ड इज गवर्नमेंट एंड फोर्थ इज फॉरेन सेक्टर। ये 4 सेक्टर से कोई भी इकोनॉमी इन चारों सेक्टर से मिलकर के बनी होती है। हाउस होल्ड सेक्टर जो वहाँ पर अर्न करने वाला सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर आता है। प्रोड्यूसर सेक्टर आपका बिजनेस सेक्टर के अंदर आता है। गवर्नमेंट सेक्टर जो गवर्नमेंट है उस कंट्री की, वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आती है। और फॉरेन सेक्टर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है चीज़ें, वो फॉरेन सेक्टर के अंदर आती है। तो देखिए अभी हम जब बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने केवल इन दो को कंसिडर किया था। जब हम चैप्टर 15 पे आएंगे तो धीरे धीरे गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर भी इंक्लूड हो जाएगा जैसे जैसे कंसेप्ट आते जाएंगे। तो पहले इन दो कंसेप्ट को ध्यान में रख करके हमने फैक्टर इनकम समझा था कि एक होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर और एक होता है बिजनेस सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होते हैं? ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम किसको बोलते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर को बोलते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है विच इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कौन कौन से सेक्टर प्रोवाइड कराता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस सेक्टर को प्रोवाइड कराता है। बिजनेस सेक्टर क्या करता है? प्रोड्यूसर
प्रोड्यूसर है तो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करके गुड्स एंड सर्विसेज भी किसको अवेलेबल कराता है, हाउस होल्ड सेक्टर को। तो ये दो फ्लो हो रहे थे, ये वाला फ्लो है आपका रियल फ्लो जिसमें मनी की बात नहीं हो रही, उनके सेक्टर जा रहे हैं। अब यहाँ से अगर ये गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन कर रहे हैं तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो होंगे वो इनको पे करने पड़ेंगे, तो ये वाला था आपका मनी फ्लो। और यहाँ से बिजनेस सेक्टर भी इनको मनी दे रहा है फैक्टर इनकम के बदले। तो ये फैक्टर इनकम क्या होती है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को प्रोवाइड कराता है, उसके बदले बिजनेस सेक्टर जो इनको पेमेंट करता है उसी पेमेंट को हम क्या बोल देते हैं, फैक्टर इनकम बोल देते हैं। और नॉर्मल रेजिडेंसी क्या थी, नॉर्मल रेजिडेंसी हमारी सिटीजनशिप से अलग थी। नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, कंट्री के, एक कंट्री में ऑर्डिनली तो हम क्या बोलेंगे, हु रिजाइड्स इन अ कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री नोन एज नॉर्मल रेजिडेंट। यानी जो उस कंट्री में रेगुलरली रह रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे स्पेंड करना, अर्न करना, वो सारी एक्टिविटी उसकी उसी कंट्री में हो रही है, तो हम उसे नॉर्मल रेजिडेंट टर्म करेंगे। बट इन दैट कंडीशन की बहुत सारे हमने कंडीशन पढ़ी थी कि किसको इंक्लूड करेंगे और किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखिए नॉर्मल रेजिडेंट में किसको इंक्लूड करेंगे, फर्स्ट इंडियन वर्क इन इंडिया, सेकंड इंडियन वर्क आउटसाइड इंडिया बट इन द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, एक तो एम्बेसी की मैंने बताई थी, एक लेस देन 1 ईयर की मैंने बताई थी, और एक WHO IMF कोई ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंडियन वर्क कर रहे हैं तो वो नॉर्मल रेजिडेंट्स में इंक्लूड किए जाएंगे, उनकी जो इनकम है वो नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड की जाएगी। यहाँ के लिए जो बेस होता है वो 1 ईयर होता है। अगर आप 1 ईयर से कम के लिए बाहर जा रहे हो तो नॉर्मल रेजिडेंट हो हमारी कंट्री के ही, और 1 ईयर से बाहर अगर आप वहाँ रह लेते हैं तो आप नॉर्मल रेजिडेंट उस कंट्री के हो जाते हैं, हमारी कंट्री के नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं आप। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर 14 में स्टार्टिंग में पढ़ा था। इसके अलावा हमने टाइप ऑफ गुड देखे थे, इंटरमीडिएट, फाइनल, कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद में वहाँ पर हमने और भी टर्म्स पढ़ी थी, जैसे नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स की, और सब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, आपका नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। सेकंड NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्स है आपके, उसमें से अगर हम सब्सिडी माइनस कर दें तो क्या आ जाएंगे, आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएंगे। ये सारा हमने 14 चैप्टर में पढ़ा था। फिर 15 चैप्टर में हमने नेशनल इनकम क्या होती है उसकी कुछ डेफिनेशन पीहू, मार्शल और अदर जो इकोनॉमिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग देखी थी। आगे देखिए, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स मैंने आपको समझा दिए थे, जो मिड पॉइंट होते हैं वो लेकर के हमने समझे थे। एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते क्या क्या होते हैं। तो हमारे नेशनल इनकम की जो एग्रीगेट्स होती है, ये जो एग्रीगेट्स होते हैं ये टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं, और किस किस से मिलकर के बने होते हैं। तो फर्स्ट टर्म होती है आपकी G और M, मीन्स ग्रॉस एंड नेट। ठीक है, सेकेंड होती है अपनी, ये फर्स्ट हो गई। सेकेंड होती है आपकी D और M, यानी डोमेस्टिक एंड नेशनल। थर्ड टर्म होती है आपकी P, और वो सिंगल रहती है, उसमें फिर डबल नहीं होती है। और फोर्थ टर्म होती है MP एंड FC, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कोस्ट। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कोस्ट। अब देखिए ग्रॉस और नेट में क्या मीडिएटर था, डेप्रिसिएशन, यानी ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस कर रहा है वो कौन है, डेप्रिसिएशन। अगर आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो नेट आ जाएगा, और नेट में डेप्रिसिएशन अगर आप प्लस कर दोगे तो ग्रॉस आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए डोमेस्टिक और नेशनल, ये एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, ये डायरेक्टली के ऊपर था। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है। तो डोमेस्टिक इनकम उस इनकम को कहते हैं जो एक नॉर्मल रेजिडेंट होता है कंट्री का,
तो डोमेस्टिक जोग्राफिकल टेरिटरी जो होती है कंट्री की, उस जोग्राफिकल टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उनकी मॉनेटरी वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। जबकि जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नॉर्मल रेजिडेंट, चाहे वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या नहीं हो, उन्होंने जो इनकम अर्न की है, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की है चाहे बाहर अर्न की है, उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम में रेजिडेंट तो आ ही रहे हैं सारे, जबकि नेशनल इनकम में रेजिडेंट आ रहे हैं प्लस फॉरेन इनकम भी आ रही है जो रेजिडेंट ने अर्न की है। प्रोडक्ट P4 प्रोडक्ट और इनकम कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। प्रोडक्ट इनकम कंसेप्ट क्या होता है कि इनकम जितना होती है उतना ही प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम प्रोडक्शन बोले या हम इनकम बोले, बात एक ही है, प्रोडक्शन और इनकम कंसेप्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक इनकम कंसेप्ट के ऊपर हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट हम होती है इन दोनों के बीच में मीडिएटर क्या होगा फिर, तो डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक में हम फॉरेन को इंक्लूड नहीं कर रहे, नेशनल में हम फॉरेन को इंक्लूड कर रहे। तो एक टर्म थी आपकी, मैंने आपको बताई थी उसमें, NIFA, नेट फॉरेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर आप इसमें जोड़ दोगे तो आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। और अगर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाना है तो अगर आप माइनस कर दोगे तो आपकी डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। प्रोडक्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, प्रोडक्ट इनकम कंसेप्ट है वो सेम हो जाएगा हमेशा। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट है आपकी, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, तो मीडिएटर क्या होगा आपका, जो कंसेप्ट अभी हमने देखा NIT। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी से। तो मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका थर्ड जो था गवर्नमेंट सेक्टर आ गया है, और यहाँ पर जो आपका फोर्थ था ये वाला फॉरेन सेक्टर, ये आ गया है। तो गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गवर्नमेंट लगाती है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन हो रहा था वो इक्वल अमाउंट का हो रहा था, यानी जितने पैसे कॉस्ट लग रही थी उतने होम जो हाउस होल्ड सेक्टर है उनके पास आ जाते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, जैसे ये यहाँ से हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर के पास जा रहे थे पैसे, और वो उतने ही पैसे क्या बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास आ रहे थे। बट अभी थर्ड आ गया गवर्नमेंट, ये फैक्टर कॉस्ट थी, तो जितनी फैक्टर कॉस्ट होती थी उतनी मार्केट प्राइस होती थी अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी को कंसिडर करें तो। बट टू सेक्टर इकोनॉमी नहीं होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है, टैक्स लगाती है। टैक्स लगाने से क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट तो आपकी कम रह जाती है और मार्केट प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे फैक्टर कॉस्ट अगर हम देखें एग्जांपल से तो 500 थी, लेकिन मार्केट प्राइस में जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे तब 500 ही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, 100 रुपीज़ टैक्स लगा दिया, तो अब मार्केट प्राइस तो 600 है बट आपकी फैक्टर कॉस्ट 500 है। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो डिफरेंस होगा वो किसके कारण होगा, इस टैक्स के कारण होगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम मार्केट प्राइस में से हटा देंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी, और अगर मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट में आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे तो आपकी मार्केट प्राइस आ जाएगी। ये जो है इससे हम फॉर्मूलाज भी बनाएंगे, जो एग्रीगेट्स है उसको भी बनाएंगे कि कौन कौन से एग्रीगेट्स होते हैं। अब देखिए ध्यान से कितने एग्रीगेट्स बन सकते हैं इनसे, यहाँ हम एग्रीगेट्स लिख रहे हैं। तो फर्स्ट हम इसका एक फिक्स रखेंगे और बाकी सबको अलग अलग लेंगे। तो इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फर्स्ट जो आपका बना वो क्या बना, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्या बनेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब एन ले लेते हैं और डी को कंसिडर रखते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP एट MP, एंड फोर्थ आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिफ्थ आ जाएगा आपका, फिफ्थ आ जाएगा ग्रॉस से लेंगे दोबारा पर डोमेस्टिक की जगह नेशनल लेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और सेकंड लेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो
नेक्स्ट लेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर पोस्ट। नेक्स्ट देखिए, अब ग्रॉस कंप्लीट हो गया, अब नेट लेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और 8 लेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर पोस्ट। ये होते हैं आपके 8 आपके, ये 8 आपके एग्रीगेट्स हैं। और इन एग्रीगेट्स में भी अगर हम बात करें नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम की, कि नेशनल इनकम का एग्रीगेट कौन सा है और डोमेस्टिक इनकम का, तो ये देखिए NDP एट FC, ये है आपकी डोमेस्टिक इनकम। और ये है आपकी नेशनल इनकम। NDP एट FC यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, और NNP FC यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अब जैसे अगर मान लीजिए हम आगे चल के मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम पढ़ेंगे, तो उसमें हमारे पास 3 मेथड है, वैल्यू एडिशन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। तो तीनों में से कोई सा भी मेथड अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी डायरेक्टली नेशनल इनकम नहीं निकलती है, उनमें से इन एग्रीगेट्स में से आपको कुछ निकलेगा। तो आपको इन एग्रीगेट से, किसी भी एक एग्रीगेट से दूसरा एग्रीगेट पे जाने के लिए इस ही मीडिएटर्स का, इन्हीं फार्मूलाज का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो देख लेते हैं एक बार, जैसे इसको यही रहने देते। अगर हमें गिवन है क्वेश्चन में GDP एट NP और हमें पूछा गया है NNP एट FC यानी कि नेशनल इनकम, तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहली स्टेप आपको करनी है, जो हमें गिवन है उस गिवन को हमें नीचे फॉर्मूला में सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे GDP एट NP। अब आगे देखिए, अब एक एक को हमें कंपेयर करना है और उससे हमें फॉर्मूला खुद बनाना है, लर्न नहीं करना, हमको फॉर्मूला खुद बनाना है। तो G से N पे जाना है, तो G से N पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट देखिए, D से N पे जाना है, D से N पे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं NFIA, तो प्लस कर दिया NFIA। नेक्स्ट देखिए, P सेम है, NP से FC पे जाना है, NP से FC पे जाने के लिए माइनस करते हैं NIP। और इसको अगर आप वैल्यू पुट करेंगे, डेप्रिसिएशन, NFIA और NIT की वैल्यू आपको गिवन होगी, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आंसर? नेशनल इनकम का आंसर NNP एट FC निकल के आ जाएगा। तो अगर हमें कुछ भी कंपेयर करना है या उसके ऊपर पहुंचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक एक जो हमारे एग्रीगेट्स हैं उनको, एक एक पॉइंट को हमें मीडिएटर के थ्रू उस पर पहुंचना पड़ेगा, जिसके लिए हमें डेप्रिसिएशन, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स का की ही हेल्प से हम क्या करेंगे, एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका आज का फॉर्मूला फॉर्मेशन का था, हमने प्रीवियस का रिवीजन भी कर लिया और फॉर्मूला कैसे फॉर्म होगा वो भी देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नेशनल इनकम के इस फॉर्मूला से कुछ प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। जैसे अगर आपको एक्चुअल वैल्यू गिवन है और आपके NFIA और NIT का फॉर्मूला भी अलग से होता है, तो उसको भी हम देखेंगे। और इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडिशन मेथड हम आगे देखेंगे।